समकालीन विश्व में अमेरिकी वाश्चर्य परिचय। हमने देखा कि शीत युद्ध के अंत के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व की सबसे बड़ी ताकतवर बनकर उभरा और दुनिया में कोई उसकी टक्कर का प्रतिद्वंदी न रहा। इस घटना के बाद के दौर को अमेरिकी प्रभुत्व या एक ध्रुवीय विश्व का दौर कहा जाता है। इस अध्याय में हम अमेरिकी प्रभुत्व की प्राकृतिक विस्तार और सीमाओं को समझने की कोशिश करेंगे। पहले खाड़ी युद्ध से लेकर अमेरिकी अगुवाई में इराक पर हमले तक घटनाओं का एक सिलसिला है। एक ध्रुवीय विश्व के उभार की इस कथा की शुरुआत हम इस घटनाक्रम के जिक्र से करेंगे, जिसकी इसके बाद हम थोड़ा ठहरकर वाचर की अवधारणा के सहारे इस प्रभुत्व की प्रकृति को समझने के प्रयास करेंगे। अमेरिकी वाचर के राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पहलुओं की जांच परख के बाद हम यह देखेंगे कि अमेरिका से निपटने के लिए भारत के पास नीतिगत विकल्प क्या है। अध्याय के अंत में हम इस बात पर विचार करेंगे कि अमेरिकी वाचर के सामने क्या कोई चुनौती आन खड़ी है और क्या अमेरिकी वाचर से उबरा जा सकता है। 2001 के सितंबर में न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ। इसे समकालीन इतिहास की धारा को मोड़ देने वाली घटना के रूप में देखा जाता है। यह हमले और उसके बाद की स्थिति को बयान करती तस्वीरें दी गई हैं। आयशा जांबू और आइद्रेई बगदाद के छोर पर कायम एक स्कूल में पढ़ रही। आयशा अपनी पढ़ाई में अव्वल थी। उसने सोचा था कि आगे किसी विश्वविद्यालय में डॉक्टरी की पढ़ाई करूंगी। 2003 में उसकी एक टांग जाती रही। वह एक ठिकाने में अपने दोस्तों के साथ छिपी हुई थी और तभी हवाई हमले से दागी हुई एक मिसाइल उसके ठिकाने पर आ गिरी। ऐसा अब फिर से चलना फिरना सीख रही है। अब भी उसकी योजना डॉक्टर बनने की है, लेकिन अब तब ही जब विदेशी सेना उसके देश को छोड़कर चली गई। डरबन दक्षिण अफ्रीका का रहने वाला जांबू एक प्रतिभाशाली कलाकार है। उसकी चित्रकारी पर परंपरागत जनजातीय कला का गहरा असर है। उसकी योजना आर्ट स्कूल में पढ़ाने और उसके बाद अपना स्टूडियो खोलने की है, लेकिन उसके पिता चाहते हैं कि जांबू एमबीए की पढ़ाई करे और परिवार का व्यवसाय संभाले। व्यवसाय फिलहाल मंदा चल रहा है और जांबू के पिता सोचते हैं कि वह परिवार के व्यवसाय को फायदेमंद बनाएगा। युवा आई आंद्रे ई पार्थ ऑस्ट्रेलिया में रहता है। उसके माँ बाप बतौर अप्रवासी रूस से आए थे। चर्च जाते वक्त जब वह नीली जींस पहन लेता है तो उसकी माँ आप से बाहर हो जाती है। वह चाहती है कि आंद्रेई चर्च में सभ्य शालीन दिखाई पड़े। आंद्रेई अपनी माँ को बताता है कि जींस स्कूल है और जींस पहनकर उसे आज़ादी का एहसास होता है। आंद्रेई के पिता उसकी माँ को याद दिलाते हैं कि हम लोग भी लेनिनग्राद में रहते हुए अपने जवानी के दिनों में जींस। मैं खुश हूँ कि मैंने विज्ञान के विषय नहीं लिया, वरना मैं भी अमेरिकी आश्चर्य का शिकार हो जाता। क्या आप बता सकते हैं क्यों पहनते थे और उसी कारण जिसे आज हम आंद्रे पहनता है। आंद्रे ई की अपनी माँ से बहस हुई। हो सकता है जाम्बू को वह विषय पढ़ना पड़े जिसमें उसकी दिलचस्पी नहीं। ऐसे से आगे अगला आशय की एक टांग जाती रही और उसका सौभाग्य है कि वह जीवित है। हम इन समस्याओं के बारे में एक साथ चर्चा कैसे करें सकते हैं। हम ऐसा कर सकते हैं कि और हमें ऐसा जरूर करना चाहिए कि हम इस अध्याय में देखेंगे कि ये तीन एक तरीके से अमेरिकी आश्चर्य का शिकार है। आयशा जाम्बू और अंद्रेई की चर्चा हम फिर लौटेंगे, लेकिन पहले इस बात को समझेंगे कि अमेरिका आश्चर्य की शुरुआत कैसे हुई और आज यह विश्व में कैसे असरमंद है। हम अपनी चर्चा में संयुक्त राज्य अमेरिका की जगह ज़्यादा लोकप्रिय शब्द अमेरिका का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन यहाँ
यह याद रखना उपयोगी होगा कि अमेरिका शब्द से उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका नामक दो महाद्वीपों का अर्थ ध्वनिता होता है, और संयुक्त राज्य अमेरिका मात्र के लिए अमेरिका शब्द का प्रयोग खुद में उस आश्चर्य का प्रतीक है जिसे हम इस अवधारणा में समझने की कोशिश करेंगे। नई विश्व व्यवस्था की शुरुआत सोवियत संघ के अचानक विघटन से हर कोई आश्चर्यचकित रह गया। दो महाशक्तियों में अब एक का वजूद तक न था, जबकि दूसरा अपनी पूरी ताकत या कहें कि बढ़ी हुई ताकत के साथ कायम था। इस तरह जान पड़ता कि अमेरिका के वात्सल्य की शुरुआत 1991 में हुई, जब एक ताकत के रूप में सोवियत संघ अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य से अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य से चित्र में ये लंबा चौड़ा चित्र दिखाया गया है। ये चित्र में अमेरिकी जल और टूटे हुए वाहनों की यह तस्वीर हाईवे ऑफ डेथ यानी मृत्यु का राजपथ से ली गई है। कुवैत और बसरा के बीच की इस सड़क पर पीछे हटाई इराकी सेना पर पहले खाड़ी युद्ध फरवरी 1991 के दौरान अमेरिकी विमान ने हमला किया था। कुछ विद्वानों का कहना है कि अमेरिकी सेना ने जानबूझकर सड़क के इस हिस्से पर हमला किया था। मैदान छोड़कर भागते हुए इराकी सैनिक सड़क के इस हिस्से पर अफरा तफरी भरे ट्रैफिक जाम में फंसे थे। अमेरिकी विमानों के हमले में उनका साथ साथ कुवैती बंदी और फिलिस्तीनी नागरिक शरणार्थी भी मारे गए। अनेक विद्वान और पर्यवेक्षक ने इसे युद्ध अपराध की संज्ञा दी और जेनेवा समझौते का उल्लंघन माना। गायब हो गया और हद तक यह बात सही है कि, लेकिन हमें इनके साथ दो और बातों का ध्यान रखना होगा। पहली बात यह कि अमेरिका वात्सल्य के कुछ पहलुओं का इतिहास 1991 तक सीमित नहीं, बल्कि इससे कहीं पीछे दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के समय 1945 तक जाता है। इस पहलू के बारे में हम इसी अध्याय में पढ़ेंगे। दूसरी बात, अमेरिका ने 1991 में आश्चर्यकारी ताकत की तरह बर्ताव करना शुरू कर दिया। दरअसल यह बात ही बहुत बाद में जाकर साफ हुई कि दुनिया आश्चर्य के दौर में जा रही है। आइए हम उस प्रक्रिया की चर्चा करें जिसने अमेरिका आश्चर्य की जड़ों को ज्यादा गहरा तक जमा दिया। 1990 के अगस्त में इराक ने कुवैत पर हमला किया और बड़ी तेजी से उस पर कब्जा जमा लिया। इराक को समझाने बुझाने की तमाम राजनयिक कोशिशें जब नाकाम रही तो संयुक्त राष्ट्र ने कुवैत को मुक्त कराने के लिए बल प्रयोग की अनुमति दे दी। शीत युद्ध के दौरान ज्यादातर मामलों में चुप्पी साध लेने वाले संयुक्त राष्ट्र संघ के लिहाजा से यह एक नाटकीय फैसला था। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने इसे नई विश्व व्यवस्था की संज्ञा दी। 34 देशों को मिलीजुला कर और 6,60,000 सैनिक भी भारी भरकम फौज ने इराक के विरुद्ध मोर्चा खोला और उसे परास्त कर दिया। इसे प्रथम खाड़ी युद्ध कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के इस सैन्य अभियान को ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म कहा जाता है, जो एक हद तक अमेरिकी सैन्य अभियान ही था। एक अमेरिकी जनरल नॉर्मन सारजकवा इस सैन्य अभियान के प्रमुख थे और 34 देशों की इस मिली जुली सेना में 75% सैनिक अमेरिका के ही थे। हालांकि इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन का ऐलान था कि यह 100 जंगों की एक जंग साबित होगा, लेकिन इराक सेना जल्द ही हार गई और उसे कुवैत से हटने पर मजबूर होना पड़ा। प्रथम खाड़ी युद्ध से यह बात जाहिर हो गई कि बाकी देश सैन्य क्षमता के मामले में अमेरिका से बहुत पीछे हैं और इस मामले में प्रौद्योगिकी के धरातल पर अमेरिका बहुत आगे निकल गया है। बड़े विज्ञापनी अंदाज में अमेरिका ने इस युद्ध में तथाकथित स्मार्ट बमों का प्रयोग किया। इसके चलते कुछ पर्यवेक्षक ने इसे कंप्यूटर युद्ध की संज्ञा दी। इस युद्ध की टेलीविजन पर व्यापक कवरेज हुई और यह एक वीडियो गेम वार में तब्दील हो गया। दुनिया भर में अलग अलग जगहों पर दर्शक अपनी बैठक पर बड़ी
इम्तिनान से देख रहे थे कि इराक सेना किस तरह धाराशायी हो रही है। यह बात अविश्वसनीय जान पड़ती है, लेकिन अमेरिका ने इस युद्ध में मुनाफा कायम किया। कई रिपोर्टों में कहा गया कि अमेरिका ने जितना रकम इस जंग पर खर्चा की। क्या यह बात सही है कि अमेरिका ने अपनी जमीन पर भी कभी कोई जंग नहीं लड़ी? कहीं इसी वजह से जंगी कारनामे करना अमेरिका के लिए खेल तो नहीं बाएं हाथ का खेल तो नहीं? कहीं ज्यादा रकम उसे जर्मनी, जापान और सऊदी अरब जैसे देशों से मिली। क्लिंटन का दौर। प्रथम खाड़ी युद्ध जीतने के बावजूद जॉर्ज बुश 1992 में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार विलियम जेफरसन बिल क्लिंटन से राष्ट्रपति पद का चुनाव हार गए। क्लिंटन ने विदेशी नीति की जगह घरेलू नीति को अपने चुनाव प्रचार का निशाना बनाया। बिल क्लिंटन 1996 में दोबारा चुनाव जीते और इस तरह वे 8 साल तक राष्ट्रपति पद पर रहे। क्लिंटन के दौर में ऐसा जान पड़ता था कि अमेरिका ने अपने को घरेलू मामलों तक सीमित कर लिया है और विश्व के मामलों में उसकी भरपूर संलग्नता नहीं रही। विदेशी नीति के मामले में क्लिंटन सरकार ने सैन्य शक्ति और सुरक्षा जैसी कठोर राजनीति की जगह लोकतंत्र को बढ़ावा और जलवायु परिवर्तन तथा विश्व व्यापार जैसे नरम मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया। बहरहाल क्लिंटन के दौर में भी अमेरिका जब तक फौजी ताकत के इस्तेमाल के लिए तैयार दिखा। इस तरह की एक बड़ी घटना 1999 में हुई। अपने प्रांत कोसोवो में यूगोस्लाविया ने अल्बानियाई लोगों के आंदोलन को कुचलने के लिए सैन्य कार्रवाई की। कोसोवो में अल्बानियाई लोगों का बाहुल्यता है। इसके जवाब में अमेरिकी नेतृत्व में नाटो के देशों ने यूगोस्लाविया क्षेत्रों पर 2 महीने तक बमबारी की। स्लोबोदान मिलोसेविच की सरकार गिर गई और कोसोवो पर नाटो की सेना काबिज हो गई। क्लिंटन के दौर में दूसरी बड़ी सैन्य कार्रवाई नैरोबी केन्या और दारे सलाम तांजानिया के अमेरिकी दूतावास पर बमबारी के जवाब में 1998 हुई। अतिवादी इस्लामी ये यूएसए अटैक्ड hijacked jet destroy twin tower and hit Pentagon in day of terror. Carriers president view a exact punishment for evil some। यह तो बड़ी बेतुक बात है। क्या इसका यह मतलब लगाया जाए कि लिट्टे आतंकवादी के छुपे होने का सुबह होने पर श्रीलंका पेरिस पर मिसाइल दाग सकता है? विचार से प्रभावित आतंकवादी संगठन अल-कायदा को इस बमबारी का जिम्मेवार ठहराया गया। इस बमबारी के कुछ दिनों के अंदर राष्ट्रपति क्लिंटन ने ऑपरेशन इनफाइनाइट रिच का आदेश दिया। इस अभियान के अंतर्गत अमेरिका ने सूडान और अफगानिस्तान के अल-कायदा के ठिकाने पर कई बार क्रूज मिसाइल से हमले किए। अमेरिका ने अपनी इस कार्रवाई के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की अनुमति लेने या इससे सिलसिले में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की परवाह नहीं की। अमेरिका पर आरोप लगा कि उसने अपने इस अभियान में कुछ नागरिक ठिकानों पर भी निशाना साधा है, जबकि इनका आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं है। पीछे मुड़कर अब देखने पर लगता है कि यह तो एक शुरुआत भरी थी। न्यू टाइम्स इन अगली सुबह 9/11 की रिपोर्टिंग की तरह की थी। 9/11 में 11 और आतंकवादियों के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध। 11 सितंबर 2001 के दिन विभिन्न अरब देशों के 19 अपहरणकर्ताओं ने उड़ान भरने के चंद मिनट बाद 4 अमेरिकी व्यावसायिक विमानों पर कब्जा कर लिया। अपहरणकर्ता ने इन विमानों को अमेरिका की महत्वपूर्ण इमारतों की सीध में उड़ाकर ले गए। 2 विमान न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के उत्तरी और दक्षिणी टावर से टकराए। तीसरा विमान वर्जीनिया के आर्लिंगटन स्थित पेंटागन से टकराया। पेंटागन में अमेरिकी रक्षा विभाग का मुख्यालय है। चौथे विमान को अमेरिकी कांग्रेस की मुख्य इमारत से टकराना था, लेकिन वह पेंसिल्वेनिया के एक खेत में गिरा गया। इस हमले को 9/11 कहा जाता है। अमेरिका में महीने को तारीख से पहले लिखने का चलन है। इसी का संक्षिप्त रूप 9/11 है। 9 की 11 9
कि भारत में लिखा जाएगा। क्या अमेरिका में भी राजनीतिक वंश परंपरा चलती है या सिर्फ अपवाद है? इस हमले में लगभग 3,000 व्यक्ति मारे गए। अमेरिकियों के लिए यह दिल दहला देने वाला अनुभव था। उन्होंने इस घटना की तुलना 1814 और 1941 की घटनाओं से की। 1814 में ब्रिटेन के वाशिंगटन डीसी में आगजनी की थी और 1941 में जापानियों ने पर्ल हार्बर पर हमला किया था। जहां तक जान माल की हानि का सवाल, तो अमेरिकी जमीन पर यह अब तक का सबसे गंभीर हमला था। अमेरिका 1776 में एक देश बना और तब से उसने इतना बड़ा हमला नहीं झेला था। 9/11 के जवाब में अमेरिका ने फौरन कदम उठाए और भयंकर कार्रवाई की। अब क्लिंटन की जगह रिपब्लिक पार्टी के जॉर्ज डब्ल्यू बुश राष्ट्रपति थे। वे पूर्ववर्ती राष्ट्रपति H.W. बुश के पुत्र हैं। क्लिंटन के विपरीत बुश ने अमेरिकी हित को लेकर कठोर कठोर रवैया अपनाया और इन हितों को बढ़ावा देने के लिए कड़े कदम उठाए। आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध के अंग के रूप में अमेरिका ने ऑपरेशन ड्यूरिंग फ्रीडम चलाया। यह अभियान उन सभी के खिलाफ चला जिन पर 9/11 का शक था। इस अभियान में मुख्य निशान अल-कायदा और अफगानिस्तान के तालिबान शासन को बनाया गया। तालिबान के शासन के पांव जल्द ही उखड़ गए, लेकिन तालिबान और अल-कायदा के अवशेष अब भी सक्रिय हैं। 9/11 की घटना के बाद से अब तक इनकी तरफ से पश्चिमी मुल्कों में कई जगहों पर हमले हुए। इससे इनकी सक्रियता की बात स्पष्ट हो जाती है। अमेरिकी सेना ने पूरे विश्व में गिरफ्तारियां की। अक्सर गिरफ्तार लोगों के बारे में उनकी सरकार को जानकारी नहीं दी गई। गिरफ्तार ये चित्र में जाएं तो जाएं कहाँ एंडी सिंगर, जाएं तो जाए कहाँ एंडी सिंगर। अमेरिका की विदेश नीति सिंगर हैं। ओह उफ, मुझे पर हमला क्यों हुआ, तुझसे मुझे खतरा था। एंडी सिंगर कार्टून। मान लें कि आप अमेरिका के विदेश मंत्री हैं। आप प्रेस सम्मेलन में इन कार्टूनों को कैसी प्रतिक्रिया जताएंगे? अमेरिकी विदेशी नीति फ्लो चार्ट यहाँ से शुरू करें। विदेशी राष्ट्र, लोकतंत्र और तानाशाही। अमेरिका से दोस्ताना नहीं, अमेरिका से दोस्ताना नहीं। दरिद्र प्लस तेल भी नहीं, भरपूर तेल और खनिज संपदा। जमकर फायदा उठाओ, भरपूर खनिज और खनिज संपदा। दरिद्र तेल भी नहीं। उपेक्षा करो परमाणु हथियार संपन्न, परमाणु हथियार नहीं। जबरदस्त अकाल या सरकारी दमन, परमाणु बम नहीं। कोई संकट नहीं। पुचकारी या दुत्कारों, जब तक कि दास्तानों न हो जाए। हमला करने का बहाना खोजो। मीडिया की आंखें का तारा, उपेक्षा करके मीडिया का कोई ध्यान नहीं। सहायता बर्बाद, गृह युद्ध भड़काओ, अमेरिकी समर्थन कठपुतली सरकार बैठा दो, बगावत भड़काओ, सफलता, हमला करो। ये सारे मैप में बन गए अमेरिका के वर्चस्व की कहानी। लोगों को अलग अलग देशों में भेजा गया और उन्हें खुफिया जेल खानों में बंदी बनाकर रखा गया। क्यूबा के निकट अमेरिकी नौसेना का एक ठिकाना ग्वांतनामो बे में कुछ बंदियों को वहां रखा गया। इस जगह रखे गए बंदियों को न तो अंतर्राष्ट्रीय कानून की सुरक्षा प्राप्त है और न ही अपने देश या अमेरिका के कानूनों की संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतिनिधियों तक को इन बंदियों से मिलने की अनुमति नहीं दी गई। इराक पर आक्रमण। 2003 के 19 मार्च को अमेरिका ने ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के कूट नाम से इराक पर सैन्य हमला किया। अमेरिका अगुवाई वाले कालिशन ऑफ विलिंग आकांक्षियों के महाजोट में 40 से ज्यादा देश शामिल हुए। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इराक पर इस हमले के अनुमति नहीं दी थी। दिखावे के लिए कहा गया कि सामूहिक संहार के हथियार, वीपन्स और मास डिस्ट्रक्शन बनाने से रोकने के लिए इराक पर हमला किया गया है। इराक में सामूहिक संहार के हथियारों की मौजूदगी के कोई प्रमाण नहीं मिले। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि हमले के मकसद कुछ और
कुछ और ही थे, जैसे इराक के तेल भंडार पर नियंत्रण और इराक में अमेरिका की मनपसंद सरकार कायम करना। कुछ करें कुछ सीखें। शीत युद्ध के बाद हुए उन संघर्ष युद्धों की सूची बनाएं जिसमें अमेरिका ने निर्णायक भूमिका निभाई है। ये चित्र में दिखाया गया है, ये फौजी एस कांग्रेस कार्टून है। फौजी की वर्दी में दुनिया का नक्शा यह कार्टून क्या बताता है? ये ओशियन इंडियन से दिखाया गया है, म्यांमार दिखाया गया है, बहुत सारे लिखे, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, ताजिकिस्तान है और पीछे अमेरिका का झंडा। सद्दाम हुसैन की सरकार तो चंद रोज में ही जाती रही, लेकिन इराक को शांत कर पाने में अमेरिका सफल नहीं हो सका। इराक में अमेरिका के खिलाफ एक पूर्णव्यापी विद्रोह भड़क उठा। अमेरिका के 3,000 सैनिक इस युद्ध में मरे, जबकि इराक के सैनिक कहीं ज्यादा बड़ी संख्या में मारे गए। एक अनुमान के अनुसार अमेरिकी हमले के बाद से लगभग 50,000 नागरिक मारे गए। अब यह बात बड़े व्यापक रूप में मानी जा रही है कि एक महत्वपूर्ण अर्थ में इराक पर अमेरिकी हमला अन्य सैन्य और राजनीतिक धरातल पर असफल सिद्ध हुआ। ये चित्र भी दिखा रखा है, अमेरिका की अंगूठे का निशान, एंजेले बेल्गिनिया केंगल्स कार्टून। अमेरिका के अंगूठे तले शीर्ष का यह कार्टून वाश्चर्य के आम फहम अर्थ को ध्वनित करता है। अमेरिकी वाश्चर्य की प्रकृति के बारे में यह कार्टून क्या कहता है? कार्टूनिस्ट विश्व के किसी हिस्से के बारे में इशारा कर रहा है। क्या होता है वाश्चर्य का अर्थ? वाश्चर्य जैसे भारी भरकम शब्द का इस्तेमाल क्यों करें? हमारे शहर में इसके लिए दादागिरी शब्द चलता है, क्या यह शब्द ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा? राजनीति एक ऐसी कहानी है जो शक्ति के इर्द गिर्द घूमती है। किसी भी आम आदमी की तरह हर समूह भी ताकत पाना और कायम रखना चाहता है। हम रोजाना बात करते हैं कि फला आदमी ताकतवर होता जा रहा है या ताकतवर बनने की तुला हुआ है। विश्व राजनीति में भी विभिन्न देशों या देशों के समूह ताकत पाने और कायम रखने की लगातार कोशिश करते हैं। यह ताकत सैन्य प्रभुत्व, आर्थिक शक्ति, राजनीतिक रुतबे और सांस्कृतिक बढ़त के रूप में होती है, सांस्कृतिक बढ़त के रूप में होती है। इसी कारण अगर हम विश्व राजनीति को समझना चाहें तो हमें विश्व के विभिन्न देशों के बीच शक्ति के बंटवारे को समझना पड़ेगा। उदाहरण के लिए शीत युद्ध के समय 1945 से 1991 दो अलग अलग गुटों में शामिल देशों के बीच ताकत का बंटवारा था। शीत युद्ध के समय अमेरिका और सोवियत संघ इन दो अलग अलग शक्ति केंद्रों के अगुआ थे। सोवियत संघ के पतन के बाद दुनिया में एकमात्र महाशक्ति अमेरिका बचा। जब अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था किसी एक महाशक्ति या कहे कि उद्धत महाशक्ति के दबदबे में हो तो बहुधा इसे एक ध्रुवीय व्यवस्था भी कहा जाता है। भौतिक के शब्द ध्रुव का यह एक तरफ से भ्रामक प्रयोग है। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में ताकत का एक ही केंद्र हो तो इसे आश्चर्य हेजुमनी शब्द के इस्तेमाल से वर्णित करना ज्यादा उचित है। वाश्चर्य सैन्य शक्ति के अर्थ हेगेमनी शब्द में जड़ प्राचीन यूनान में है। इस शब्द में किसी एक राज्य के नेतृत्व या प्रभुत्व का बोध होता है। मूलतः इस शब्द का प्रयोग प्राचीन यूनान के अन्य नगर राज्यों की तुलना में एथेंस की प्रबलता को इंगित करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार हेगेमनी के पहले अर्थ का संबंध राज्यों के बीच सैन्य क्षमता की बनावट और तौल से है। हेगेमनी ध्वनित्व सैन्य प्रबल्य का यही अर्थ आज विश्व राजनीति में अमेरिका की हैसियत को बताने में इस्तेमाल होता है। क्या आपको आयशा की याद है जिसकी एक टांग अमेरिकी हमले में जाती रही? यही है यह सैन्य वाश्चर्य जिसने उसकी आत्मा को तो नहीं लेकिन उसके शरीर को जरूर पंगु बना दिया। अमेरिकी सशस्त्र सेना की कमान संरचना यूएस नॉर्थ कॉम्पे यूएस कॉम्पे यूएस सेंटकॉम यूएस अफ्रीका कॉम यूएस पीए कॉम यूएस साउथ कॉम यूएस
एक कॉम ये चित्र में दिखा दिए गए हैं। यूएस अफ्रीकॉम अफ्रीकी कमान है, यूएस सेंट कमान मध्य कमान है, यू कमान यूरोपीय कमान है, यूएस नॉर्थ कॉम उत्तरी कमान है, यूएस पी एक कॉम पैसिफिक कमान है, यूएस साउथ कॉम दक्षिणी कमान है। स्रोत http COF नेवी MI अबाउट एरिया रिस्पॉन्सिबिलिटी नोट सीमांकन आवश्यक रूप से आधिकारिक नहीं है। अमेरिका की मौजूद ताकत की ऋण उसकी बढ़ती सैन्य शक्ति है। आज अमेरिका की सैन्य शक्ति अपने आप में अनूठी है और बाकी देशों की तुलना में बेजोड़ अनूठी, इस अर्थ में कि आज अमेरिका अपने सैन्य क्षमता के बूते पूरी दुनिया में कहीं भी निशाना साध सकता है। एकदम सही समय में अचूक और घातक वार करने की क्षमता है। उसके पास अपनी सेना की युद्ध भूमि से अधिकतम दूरी पर सुरक्षा रखकर वह अपने दुश्मन को उसके घर में ही पंगु बना सकता है। अमेरिकी सैन्य शक्ति का यह अनूठापन अपनी जगह, लेकिन इससे भी ज़्यादा विस्मयकारी तथ्य यह है कि आज कोई भी देश अमेरिकी सैन्य शक्ति की तुलना में उसके संग के बराबर भी नहीं है। अमेरिका से नीचे के कुल 12 ताकतवर देश एक साथ मिलकर अपने सैन्य क्षमता के लिए जितना खर्च करते हैं उससे कहीं ज़्यादा अमेरिका अपने सैन्य क्षमता के लिए अकेले अमेरिका करता है। इसके अतिरिक्त पेंटागन अपनी बजट का एक बड़ा हिस्सा रक्षा अनुसंधान और विकास के मद में अर्थात प्रौद्योगिकी पर खर्च करता है। इस प्रकार अमेरिका के सैन्य प्रभुत्व का आधार सिर्फ ऊंचे सैन्य व्यय नहीं बल्कि उसकी गुणात्मक बढ़त भी है। अमेरिका आज सैन्य और प्रौद्योगिकी के मामले में इतना आगे है कि किसी और देश के लिए इस मामले में उसकी बराबरी कर पाना संभव नहीं है। इससे इसमें कोई शक नहीं है कि इराक पर अमेरिकी हमले से अमेरिका की कुछ कमजोरियां उजागर हुई। अमेरिका इराक की जनता को अपने नेतृत्व वाली गठबंधन सेना के आगे झुक पाने में सफल नहीं हुआ। बहरहाल की कमजोरी को अमेरिका की कमजोरी को विश्व के अधिकांश सशस्त्र सेनाएं अपनी सैन्य कार्रवाई के क्षेत्र को विभिन्न कमानों में बांटती है। हर कमान के लिए अलग अलग कमांडर होते हैं। इस मानचित्र में अमेरिका सशस्त्र सेना के 6 अलग अलग कमानों की सैन्य कार्रवाई के क्षेत्र को दिखाया गया है। इससे पता चलता है कि अमेरिकी सेना का कमान क्षेत्र सिर्फ संयुक्त राज्य अमेरिका तक सीमित नहीं है बल्कि इसके विस्तार में समूचा विश्व शामिल है। अमेरिका का सैन्य शक्ति के बारे में यह मानचित्र क्या बताता है? सर्वाधिक रक्षा बजट 2017 अरब डॉलर में संयुक्त राज्य अमेरिका 602.8, चीन दूसरे नंबर 150.5, 3 रूस 76.7, सऊदी अरब 4 61.2, 5 पे ग्रेट ब्रिटेन जो कि 52.5, 6 पे भारत 50.7, जापान पे 48.6, 8 पे फ्रांस 46, 9 पे जर्मनी 41.7, 10 पे दक्षिण अफ्रीका 35.7, ऑस्ट्रेलिया 24.9, ब्राजील 25.5, इटली 13 पे 22.9, इजराइल 21.6 पे 14, इराक 15 पे 19.6। स्रोत द मिलिट्री बैलेंस 2018 नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटजी स्टडी लंदन से लिया गया यह स्रोत है। ये US डॉलर में दिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका अकेले अन्य सिर्फ 15 देश के लिए ये 20 बाकी देश के लिए 3 पे दिखाएगा। अमेरिका के नीचे के 12 ताकतवर देशों एक साथ मिलकर जितना अपनी सैन्य सुरक्षा पर खर्चा करते हैं उससे कहीं ज़्यादा खर्च अकेले अमेरिका करता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि सैन्य मद में ज़्यादा खर्च करने वाले अधिकांश देश अमेरिका के मित्र और सहयोगी हैं। इस कारण अमेरिका की शक्ति से बराबरी कर पाने की रणनीति कारगर नहीं होगी। पूरी तरह से समझने के लिए हमें इसे ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को देखना चाहिए। इतिहास इस बात का गवाह है कि साम्राज्यवादी शक्तियों ने सैन्य बल का प्रयोग महज 4 लक्ष्यों जीतने, अवरोध करने, दंड देने और कानून व्यवस्था बहाल करने के लिए किया है। इराक के उदाहरण से प्रकट है कि अमेरिका की विजय क्षमता विकट है। इसी तरह अवरोध करने और दंड देने की भी उसकी क्षमता
स्वतः सिद्ध है। अमेरिकी सैन्य क्षमता की कमजोरी सिर्फ एक बात में जाहिर हुई, वह अपने अधिकृत भूभाग में कानून व्यवस्था नहीं बहाल कर पाया है। वास्तव ढांचागत ताकत के अर्थ में वास्तव का दूसरा अर्थ पहले अर्थ से बहुत अलग है। इसका रिश्ता वैश्विक अर्थव्यवस्था की एक खास समझ से है। इस समझ की बुनियादी धारणा है कि वैश्विक वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपनी मर्जी चलाने वाला एक ऐसा देश जरूरी होता है जो अपने मतलब की चीज़ों को बनाए और बरकरार रखे। ऐसे देशों के लिए जरूरी है कि उसके पास व्यवस्था कायम करने के लिए कायदों को लागू करने की क्षमता और इच्छा हो। साथ ही जरूरी है कि वह वैश्विक व्यवस्था को हर हालत में बनाए रखने दबदबे वाले देश ऐसे अपने फायदे के लिए करता है, लेकिन अक्सर इसमें उसे कुछ अपेक्षित हानि उठानी पड़ती है। दूसरे प्रतियोगी देश वैश्विक अर्थव्यवस्था के खुलेपन का फायदा उठाते हैं, जबकि इस खुलेपन को कायम रखने के लिए उन्हें कोई खर्च भी नहीं करना पड़ता है। वास्तव के इस दूसरे अर्थ को ग्रहण करें तो इसका झलक हमें विश्वव्यापी सार्वजनिक वस्तुओं को मुहैया कराने की अमेरिकी भूमिका में मिलती है। सार्वजनिक वस्तुओं से आशय ये कार्टून में एरिया दिखा रखा है। ये एरिस केंगल कार्टून से डॉलरमय दुनिया दिखाई गई है। डॉलरमय दुनिया ऐसे चीज़ों से है जिसका उपभोग कोई एक व्यक्ति करे तो दूसरे की उपलब्धि इसी वस्तु की मात्रा में कोई कमी नहीं आए। स्वच्छ वायु और सड़क सार्वजनिक वस्तुओं के उदाहरण हैं। वैश्विक अर्थ के संदर्भ में सार्वजनिक वस्तुओं का सबसे बढ़िया उदाहरण समुद्री व्यापार सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन SLOCS है, जिनका इस्तेमाल व्यापारिक जहाज करते हैं। खुली वैश्विक अर्थव्यवस्था में मुक्त व्यापार समुद्री व्यापार मार्गों के खुलेपन के बिना संभव नहीं। दबदबे वाले देश अपनी नौसेना की ताकत से समुद्री व्यापार मार्गों पर आवाजाही के नियम तय करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय समुद्र में अबाध आवाजाही को सुनिश्चित करता है। और दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश नौसेना का जोर घट गया। अब यह भूमिका अमेरिकी नौसेना निभाती है, जिसकी उपस्थिति दुनिया की उपस्थिति सभी महासागरों में है। वैश्विक सार्वजनिक वस्तु का एक और उदाहरण है इंटरनेट। हालांकि आज इंटरनेट के जरिए वर्ल्ड वाइड वेब जगत जोड़ता जाल का आभासी संसार साकार हो गया दिखता है, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इंटरनेट अमेरिकी सैन्य अनुसंधान परियोजना का परिणाम है। यह परियोजना 1950 से शुरू हुई थी। आज भी इंटरनेट उपग्रहों के एक वैश्विक तंत्र पर निर्भर है और इनमें से अधिकांश उपग्रह अमेरिका के हैं। हम जानते हैं कि अमेरिका दुनिया के हर हिस्से, वैश्विक अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र में तथा प्रौद्योगिकी के हर हल्के में मौजूद है। विश्व की अर्थव्यवस्था में अमेरिका की 21% की हिस्सेदारी है। यदि विश्व के व्यापार में यूरोपीय संघ के अंदरूनी व्यापार को भी शामिल करें तो विश्व के कुल व्यापार में अमेरिका का लगभग 14% का हिस्सेदारी है। विश्व की अर्थव्यवस्था का ये चित्र में यह देश इतना धनी कैसे हो सकता है? मुझे तो यहाँ बहुत से गरीब लोग दिख रहे हैं। इनमें अधिकांश अश्वेत हैं। जीडीपी वर्तमान कीमतें 2018 की अन्य 37.19, अमेरिका 21.48% में, चीन 14.17, रूस 1.65, दक्षिण कोरिया 1.7, कनाडा 1.80, ब्राजील 1.93, इटली 2.11, यूके 2.81, फ्रांस 2.8, भारत 2.96, जर्मनी 4.12, जापान 5.22। जीडीपी पीपी 2018 की अन्य 34.51, चीन 19.8, अमेरिका 15.01, इटली परसेंट में, इटली 1.73, मैक्सिको 1.88, फ्रांस 2.15, यूके 2.20, ब्राजील 2.46, इंडोनेशिया 2.62, रूस 3.04, जर्मनी 3.18, जापान 4.06, भारत 7.98। अमेरिका की अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन सैन्य शक्ति के दायरे में उलट विश्व की अर्थव्यवस्था में अमेरिका के कई तगड़े प्रतिद्वंदी हैं। यदि हम तुलनात्मक क्रय शक्ति के हिसाब से देखें तो यह बात और स्पष्ट हो जाती है। दाएं आलेख में इस बात की अच्छी तरह समझा जा सकता है कि तुलनात्मक क्रय शक्ति पीपी परचेजिंग पावर
पैरिटी से आशय किसी राष्ट्र की मुद्रा में वस्तुओं और सेवाओं की वास्तविक खरीदारी से लिया गया है। खुद करें खुद सीखे ग्रेटेन वुड प्रणाली के अंतर्गत वैश्विक व्यापार के नियम तय किए गए थे। क्या ये नियम अमेरिकी हितों के अनुकूल बनाए गए थे? ब्रेटन वुड प्रणाली के बारे में और जानकारी जुटाएं। एक भी क्षेत्र ऐसे नहीं है जिसमें कोई अमेरिकी कंपनी अग्रणी तीन कंपनियों में से नहीं हो। ध्यान रहे कि अमेरिका की आर्थिक प्रबलता उसकी ढांचागत ताकत यानी वैश्विक अर्थव्यवस्था को एक खास शक्ल में ढालने की ताकत से जुड़ी हुई है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ग्रेटन वुड प्रणाली कायम हुई थी। अमेरिका द्वारा कायम यह प्रणाली आज भी विश्व की अर्थव्यवस्था की बुनियादी संरचना का काम कर रही है। इस तरह हम विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व व्यापार संगठन को अमेरिकी आश्चर्य का परिणाम मान सकते हैं। अमेरिका कई ढांचागत ताकत का एक मानक उदाहरण एमबीए मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की अकादमिक डिग्री है। यह विशुद्ध रूप से अमेरिकी धारणा है कि व्यवसाय अपने आप में एक पेशा है जो कौशल पर निर्भर करता है और इस कौशल को विश्वविद्यालय में अर्जित किया जा सकता है। यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया में व्हाइटन स्कूल के नाम से विश्व का पहला बिजनेस स्कूल खुला। इसकी स्थापना 1881 में हुई। एमबीए के शुरुआती पाठ्यक्रम 1900 से आरंभ हुई। अमेरिका से बाहर एमबीए के किसी पाठ्यक्रम की शुरुआत सन 1950 में ही जाकर हो सकी। आज दुनिया में कोई देश ऐसा नहीं जिसमें एमबीए को एक प्रतिष्ठित अकादमिक डिग्री का दर्जा हासिल न हो। इस बात से हम अपने दक्षिण अफ्रीका दोस्त जाबू की याद आती है। ढांचागत व आश्चर्य को ध्यान में रखें तो यह बात स्पष्ट हो जाती है कि जाबू के पिता क्यों जोर दे रहे थे कि वह पेंटिंग की पढ़ाई छोड़कर एमबीए की डिग्री ले। यदि मैंने विज्ञान लिया होता तो मुझे मेडिकल या इंजीनियरिंग कॉलेज की प्रवेश परीक्षा में बैठना पड़ता। इसका मतलब होता बहुत से उन लोगों से मुकाबला करना जो डॉक्टर या इंजीनियर बनकर अमेरिका जाना चाहते हैं। वात्सल्य सांस्कृतिक अर्थ में अमेरिकी वात्सल्य को शुद्ध रूप से सैन्य और आर्थिक संदर्भ में देखना भूल होगी। हमें अमेरिकी वात्सल्य पर विचारधारा या संस्कृति के संदर्भ में विचार करना चाहिए। वात्सल्य के इस तीसरे अर्थ का रिश्ता सहमति गढ़ने की ताकत से है। यहाँ वात्सल्य का आशय है सामाजिक, राजनीतिक और खासकर विचारधारा के धरातल पर किसी वर्ग की बढ़त या दबदबा। कोई प्रभुत्वशाली वर्ग या देश अपने असर में रहने वाले को इस तरह सहमत कर सकता है कि वे भी दुनिया को उसी नजरिए से देखने लगे जिसमें प्रभुत्वशाली वर्ग या देश देखता है। इससे प्रभुत्वशाली की बढ़त और वात्सल्य कायम होता है। विश्व राजनीति के दायरे में वात्सल्य के इस अर्थ को लागू करें तो स्पष्ट होगा कि प्रभुत्वशाली देश सिर्फ सैन्य शक्ति से काम नहीं लेता, वह अपने प्रतिद्वंदी और अपने से कमजोर देशों के व्यवहार बर्ताव को अपने मन माफिक बनाने के लिए विचारधारा से जुड़े साधनों का इस्तेमाल करता है। कमजोर देशों के व्यवहार बर्ताव को इस तरह से प्रभावित किया जाता है कि उससे सबसे ताकतवर देश का ही साधन हो, उसका प्राबल्य बना रहे। इस तरह प्रभुत्वशाली देश जोर जबरदस्ती और राजमंदी दोनों ही तरीके से काम लेता है। अक्सर राजमंदी का तरीका जोर जबरदस्ती से कहीं ज़्यादा कारगर साबित होता है। आज विश्व में अमेरिका का दबदबा सिर्फ सैन्य शक्ति और आर्थिक बढ़त के बूते नहीं बल्कि अमेरिका का सांस्कृतिक मौजूदगी भी है। इसका एक कारण है, चाहे हम इस बात को माने या न माने, लेकिन यह सच है कि आज अच्छे जीवन ये चित्र में दिखाए गए हैं और व्यक्तिगत सफलता के बारे में जो धारणा पूरे विश्व में प्रचलित हैं, दुनिया के अधिकांश लोगों और समाजों में जो सपने हैं, वे सब 20वीं सदी के अमेरिका में प्रचलित व्यवहार बर्ताव के ही प्रतिबिंब हैं। अमेरिकी संस्कृति बड़ी लुभावनी और इसी कारण सबसे ज़्यादा ताकतवर है। वात्सल्य का यह सांस्कृतिक पहलू है जहाँ जोर जबरदस्ती से नहीं बल्कि राजमंदी से बात मनवाई जाती है। समय गुजरने के साथ हम उसके इतने
व्यस्त हो गए हैं कि अब हम इसे इतने ही सहज मानते हैं जितना अपने आसपास के पेड़ पक्षी या नदी को। आपके अंद्रेई और उसका कुल जीन्स की याद होगी। अंद्रेई के माता पिता जब सोवियत संघ में युवा थे तो उनकी पीढ़ी के लिए नीला जींस आज़ादी का परम प्रतीक हुआ करती थी। युवक युवती अक्सर अपनी साल भर की तनख्वाह किसी चोर बाजार में विदेशी पर्यटक से नीली जींस खरीदने पर खर्च कर देते थे। ऐसा चाह जैसे भी हुआ हो। अब बड़ी विचित्र बात है, अपने लिए जीन्स खरीदते समय तो मुझे अमेरिका का ख्याल तक नहीं आता, फिर मैं अमेरिकी वाचर के चपेट में कैसे आ सकती हूँ। ये सारी तस्वीर जाकर्ता इंडोनेशिया की है। हर तस्वीर में अमेरिका वाचर के तत्वों को ढूंढे। स्कूल से घर लौटते समय क्या आप रास्ते में ऐसी चीज़ों की पहचान कर सकते हैं? ऐसी चीज़ों की पहचान कर सकते हैं। ये पहला चित्र है, अमेरिका का ही ये चित्र है। दूसरा भी चित्र है, तीसरा भी। ये कैलिफोर्निया फेड फ्रेंडी चिकन दिखा रखा है चित्र में। लेकिन सोवियत संघ की एक पूरी पीढ़ी के लिए नीला जींस अच्छे जीवन की आकांक्षाओं के प्रतीक बन गई थी। एक ऐसा अच्छा जीवन जो सोवियत संघ में उपलब्ध नहीं था। शीत युद्ध के दौरान अमेरिका को लगा कि सैन्य शक्ति के दायरे में सोवियत संघ को मात दे पाना मुश्किल है। अमेरिका ने ढांचागत ताकत और सांस्कृतिक प्रभुत्व के दायरे में सोवियत संघ से बाजी मारी। सोवियत संघ की केंद्रीकृत और नियोजित अर्थव्यवस्था उसके लिए अंदरूनी आर्थिक संगठन का एक वैकल्पिक मॉडल तो थी, लेकिन पूरे शीत युद्ध के दौरान विश्व की अर्थव्यवस्था पूंजीवादी तर्ज पर चली। अमेरिका ने सबसे बड़ी जीत सांस्कृतिक प्रभुत्व के दायरे में हासिल की। सोवियत संघ में नीली जींस के लिए दीवानगी इस बात को साफ साफ जाहिर करती है कि अमेरिका एक सांस्कृतिक उत्पाद के दम पर सोवियत संघ में दो पीढ़ियों के बीच दूरियां पैदा करने में कामयाब रहा। अमेरिकी शक्ति के रास्ते में अवरोध। इतिहास बताता है कि साम्राज्यों का पतन उनकी अंदरूनी कमजोरी के कारण होता है। ठीक इसी तरह अमेरिकी वात्सल्य की सबसे बड़ी बाधा खुद उसके वात्सल्य के भीतर मौजूद है। अमेरिकी शक्ति की राह में तीन अवरोध हैं। 11 सितंबर 2001 की घटना के बाद के सालों में ये व्यवधान एक तरह से निष्क्रिय जान पड़ने लगे थे, लेकिन धीरे धीरे फिर प्रकट होने लगे। पहला व्यवधान स्वयं अमेरिका की संस्थागत बुनावट है। यहाँ शासन के तीन अंगों के बीच शक्ति का बंटवारा है और यही बुनावट कार्यपालिका द्वारा सैन्य शक्ति के बेलगाम इस्तेमाल पर का काम करती है अंकुश लगाने का काम करती है। अमेरिका की ताकत के आड़े आने वाली बहुत दूसरी अड़चन भी अंदरूनी है। इस अड़चन के मूल में अमेरिकी समाज में जो अपनी प्रकृति में उन्मुक्त है। अमेरिका में जनसंचार के साधन समय समय पर वहाँ के जनमत को एक खास दिशा में मोड़ने की भले कोशिश करे, लेकिन अमेरिकी राजनीति संस्कृति में शासन के उद्देश्यों और तरीकों को लेकर गहरे संदेश का भाव भरा है। अमेरिका के विदेशी सैन्य अभियानों पर अंकुश रखने में यह बात बड़ी कारगर भूमिका निभाती है। बहरहाल अमेरिका ताकत की राह में मौजूद तीसरा व्यवधान सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में आज सिर्फ एक संगठन है जो संभवतः अमेरिकी ताकत पर लगाम कस सकता है और इस संगठन का नाम है नाटो, अर्थात उत्तरी अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। स्पष्ट ही अमेरिका का बहुत बड़ा हित लोकतांत्रिक देशों के इस संगठन को कायम रखने से जुड़ा है, क्योंकि इन देशों में बाजार मूलक अर्थव्यवस्था चलती है। इसी कारण इस बात की संभावना बनती है कि देश कि नाटो में शामिल अमेरिका के साथी देश उसके वात्सल्य पर कुछ अंकुश लगा सकें। अमेरिका से भारत के संबंध। शीत युद्ध के वर्षों में भारत अमेरिका के गुट के विरुद्ध खड़ा था। इस सालों में भारत की करीबी दोस्ती सोवियत संघ से थी। सोवियत संघ के बिखरने के बाद भारत ने पाया कि लगातार कटुता पूर्ण होते अंतर्राष्ट्रीय माहौल में यह मित्र विहीन हो गया है। इस अवधि में भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण करने तथा उसे वैश्विक व्यवस्था से जोड़ने का भी फैसला किया। इस नीति और हाल के सालों में ये चित्र में
सालों में ये चित्र में दिखाया गया, दीज 907 पेयर्स ऑफ बोट्स रिप्रेजेंट यूएसए सोल्जर्स किल्ड इन इराक वार। और इसमें दी 1000 पेयर्स ऑफ शूज रिप्रेजेंटेड स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द एस्टिमेटेड 15,000 इराकी किल्ड इन द वार। इराक युद्ध की इंसानी कीमत शीर्षक प्रदर्शनी से ये दो फोटोग्राफर लिए गए हैं। इस प्रदर्शनी का आयोजन अमेरिकी फेडरिक सर्विस कमेटी ने सन 2004 में डेमोक्रेटिक पार्टी की सालाना बैठक में के अवसर पर किया था। इस तरह के विरोध अमेरिकी सरकार पर किस सीमा तक अंकुश लगा पाते हैं। प्रभावशाली आर्थिक वृद्धि के कारण भारत अब अमेरिका समेत कई देशों के लिए आकर्षक आर्थिक सहयोगी बन गया है। हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि हाल के सालों में भारत अमेरिका संबंधों के बीच दो नई बातें उभरी हैं। इन बातों का संबंध प्रौद्योगिकी और अमेरिका में बसे अनिवासी भारतीयों से है। दरअसल ये दोनों बातें आपस में जुड़ी हुई हैं। निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में भारत के कुल निर्यात का 65% अमेरिका को जाता है। बोइंग के 35% तकनीकी कर्मचारी भारतीय मूल के हैं। 3 लाख भारतीय सिलिकॉन वैली में काम करते हैं। उच्च प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में 15% कंपनियों की शुरुआत अमेरिका में बसे भारतीयों ने की है। अमेरिकी भारत में बसे की है। यह अमेरिका के विश्वव्यापी आश्चर्य का दौर है और बाकी देशों की तरह भारत को भी फैसला करना है कि अमेरिका के साथ वह किस तरह के संबंध रखना चाहता है। यह तय कर पाना कोई आसान काम नहीं है। भारत में 3 संभावित रणनीतियों पर बहस चल रही है। भारत के जो विद्वान अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को सैन्य शक्ति के संदर्भ में देखते समझते हैं, वे भारत और अमेरिका की बढ़ती हुई नजदीकी से भयभीत हैं। ऐसे विद्वान यही चाहेंगे कि भारत वाशिंगटन से अपना अलगाव बनाए रखे और अपना ध्यान अपनी राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ाने पर लगाए। कुछ विद्वान मानते हैं कि भारत और अमेरिका के हितों में हेलमेल लगातार बढ़ रहा है और यह भारत के लिए ऐतिहासिक अवसर है। ये विद्वान एक ऐसी रणनीति अपनाने की तरफदारी करते हैं जिससे भारत अमेरिकी वाश्चर्य का फायदा उठाए। वे चाहते हैं कि दोनों, ये चित्र में लगता है कह रहे हैं जैसा कि मैं कहता हूँ कि मैं भारत से आया हूँ। ये लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या तुम कंप्यूटर इंजीनियर हो। यह सुनकर अच्छा लगता है। खुद करें खुद सीखे। भारत और अमेरिका के बीच हाल ही में नागरिक परमाणु समझौता हुआ है। इसके बारे में अखबारों में रिपोर्ट से लेख जुटाएं। इसे समझौते के समर्थक और विरोधी के तर्कों का सार संक्षिप्त में लिखें। तर्कों का सार संक्षिप्त में लिखें। लोकसभा की बहस, भारत अमेरिका संबंध। भारत और अमेरिका के बीच परमाणु ऊर्जा के मुद्दे पर समझौता हुआ। लोकसभा में इस मसले पर बहस हुई। नीचे प्रधानमंत्री और विपक्ष के 2 नेताओं के भाषण के कुछ अंश दिए जा रहे हैं। ये 3 अलग अलग वैचारिक स्थितियों की ओर संकेत करते हैं। क्या ये अध्याय में दी गई 3 रणनीतियों से जुड़े हैं? डॉक्टर राम मनमोहन सिंह, कांग्रेस। मान्यवर, मैं इस महानीय सदन से ससम्मान निवेदन करता हूं कि वह भारत के प्रति विश्व की बदली हुई मनोदशा को पहचाने। मेरे कहने का मतलब यह नहीं कि ताकत की राजनीति अब बीते दिनों की बात हो गई है या अब कभी भी हमारी बाहें मरोड़ने की कोशिश नहीं होगी। यह सुनिश्चित करेंगे कि मौजूद खतरों से हमारी सुरक्षा पर आंच न आए, लेकिन जो अवसर सामने आए हैं उनका लाभ न उठाना गलत होगा। मेरा दृढ़ विश्वास है कि सभी शक्तिशाली देशों से अच्छे संबंध रखना भारत के हित में है। मैं निसंकोच कहता हूं कि हम संयुक्त राज्य अमेरिका से अच्छे संबंध बनाना चाहते हैं। श्री वासुदेव आचार्य भकपा, मार्क्सवादी। आज़ादी के बाद से हम अपने राष्ट्रीय हितों के कारण स्वतंत्र विदेशी नीति पर अमल करते आ रहे हैं। हमने इराक और ईरान के मामले में क्या देखा? जुलाई वाले बयान के बाद और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी में मतदान के समय हमने संयुक्त राज्य अमेरिका का पक्ष लिया। अमेरिका और P5 द्वारा लाए गए प्रस्ताव का हमने समर्थन किया।
पहले ऐसी उम्मीद भी नहीं की जा सकती थी कि हम पाकिस्तान के रास्ते इराक से गैस लाना चाह रहे थे और जिसकी हमें ज़रूरत है। फिर भी हमने इराक के संबंध में अमेरिका पक्ष का साथ दिया। हम हम देखते हैं कि ऐसे में हमारी स्वतंत्र विदेशी नीति पर दुष्प्रभाव पड़ पड़ा है। मेजर जनरल सेनावृत्ति बीसी खांडूरी भाजपा, चाहे हम पसंद हो या न हो, हमें इस तथ्य को ध्यान रखना होगा कि अमेरिका एक ध्रुवीय विश्व में एकमात्र महाशक्ति है, लेकिन साथ ही हमें यह भी याद रखना चाहिए कि भारत भी एक विश्व शक्ति और महाशक्ति के रूप में तेजी से उभर रहा है। इसलिए हमारा मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ हमारे संबंध अच्छे होने चाहिए, लेकिन अपनी सुरक्षा की कीमत पर नहीं। आपसी हितों का मेल हो और भारत अपने लिए सबसे बढ़िया विकल्प ढूंढे सके। इन विद्वानों की राय है कि अमेरिका के विरोध की रणनीति व्यर्थ साबित होगी, आगे चलकर इससे भारत को नुकसान होगा। कुछ विद्वानों की राय है कि भारत अपनी अगुवाई में विकासशील देशों का गठबंधन बनाए। कुछ सालों में यह गठबंधन ज्यादा ताकतवर हो जाएगा और अमेरिकी वात्सल्य के प्रतिकार के समक्ष हो जाएगा। शायद भारत और अमेरिका के बीच संबंध इतने जटिल हैं कि किसी एक रणनीति पर निर्भर नहीं रहा जा सकता। अमेरिका से निर्वाह करने के लिए भारत को विदेशी नीति की कई रणनीतियों को एक समुचित मेल तैयार करना होगा। वात्सल्य से कैसे निपटे, कब तक चलेगा अमेरिकी वात्सल्य, इस वात्सल्य से कैसे बचा जा सकता है। जाहिर तौर पर ये सवाल हमारे वक्त के सबसे झंझावती सवाल है। इतिहास से हमें इन सवालों के जवाब के कुछ सुराग मिलते हैं, लेकिन बात यहाँ इतिहास की नहीं, वर्तमान और भविष्य की हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ऐसी चीजें गिनी चुनी ही हैं जो किसी देश की सैन्य शक्ति पर लगाम कस सके। हर देश में सरकार होती है, लेकिन विश्व सरकार जैसी कोई चीज नहीं होती। अध्याय 6 में यह बात स्पष्ट होगी कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन विश्व सरकार नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति दरअसल सरकार विहीन राजनीति है। कुछ कायदे कानून जरूर हैं जो युद्ध पर कुछ अंकुश रखते हैं, लेकिन ये कायदे कानून युद्ध को रोक नहीं सकते। फिर शायद ही कोई देश होगा जो अपनी सुरक्षा के अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के हवाला कर दे। तो क्या इन बातों से यह समझा जाए कि न तो वात्सल्य से कोई छुटकारा है और न ही युद्ध से। फिलहाल हमें यह बात मान लेनी चाहिए कि कोई भी देश अमेरिकी सैन्य शक्ति के जोड़ का मौजूद नहीं है। भारत, चीन और रूस जैसे बड़े देशों में अमेरिकी वात्सल्य को चुनौती दे पाने की संभावना है, लेकिन इन देशों के बीच आपसी विभेद है और इन विभेदों के रहते अमेरिका के विरुद्ध इनका कोई गठबंधन नहीं हो सकता। कुछ लोगों का तर्क है कि वात्सल्य जनित अवसरों के लाभ उठाने की रणनीति ज्यादा संगत और उदाहरण के लिए आर्थिक वृद्धि दर को ऊंचा करने के लिए व्यापार को बढ़ावा, प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण और निवेश जरूरी है और अमेरिका के साथ मिलकर काम करने से इसमें आसानी होगी, न कि उसका विरोध करने से। ऐसे में सुझाव दिया जाता है कि सबसे ताकतवर देश के विरुद्ध जाने के बजाय उसके वात्सल्य तंत्र में रहते हुए अवसरों का फायदा उठाना कहीं उचित रणनीति है। इसे बैड बैगन अथवा जैसी बहे बयार पीठ तैसी कीजिए की रणनीति कीजिए। देशों जैसी बहे बयार पीठ तैसी कीजिए की रणनीति कहते हैं। देश के सामने एक विकल्प यह है कि वे अपने को छुपा ले। इसका अर्थ होता है कि दबदबे वाले देशों से यथासंभव दूर रहना। इस व्यवहार के कई उदाहरण हैं। चीन, रूस और यूरोप संघ सभी ने एक न एक तरीके से अपने को अमेरिकी निगाहें से चढ़ने से बचा रहे हैं। इस तरह से अमेरिका के किसी बेवजह या बेपनाह क्रोध की चपेट में आने से ये देश अपने को बचाते हैं। बहरहाल बड़े या मझले दर्जे के ताकतवर देशों के लिए यह रणनीति ज्यादा दिनों तक आने काम नहीं आने वाली। ये चित्र में दिखाए गए हैं भाई साहब, द सुपर पावर वर्ल्ड स्टेज। ये कार्टून लिया गया है ओटवा सिटीजन केंगल्स कार्टून से। अंकल सैम, आपके 15 मिनट बस खत्म होने वाले हैं। चाइना अमेरिका इकलौता महाशक्ति के रूप में कब तक कायम रहेगा, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? अगर यह चित्र आप बनाते तो अगली महाशक्ति के रूप में किस देश को दिखाते? छोटे देशों के लिए यह संगत और आकर्षक रणनीति हो सकती है, लेकिन यह कल्पना से परे है कि चीन, भारत और रूस जैसे बड़े
देश अथवा यूरोपीय संघ जैसे विशाल जमावाड़ा अपने को बहुत दिनों तक अमेरिका निगाह में चढ़ने से बचाकर रख सकें। कुछ लोग मानते हैं कि अमेरिका वात्सल्य का प्रतिकार कोई देश अथवा देशों का समूह नहीं कर पाएगा, क्योंकि आज सभी देश अमेरिकी ताकत के आगे बेबस बेबस हैं। ये लोग मानते हैं कि राज्येतर संस्थाएं अमेरिकी वात्सल्य के प्रतिकार के लिए आगे आएंगी। अमेरिकी वात्सल्य को आर्थिक और सांस्कृतिक धरातल पर चुनौती मिलेगी। यह चुनौती स्वयं से भी संगठन, सामाजिक आंदोलन और जनमत के आपसी मेल से प्रस्तुत होगी। मीडिया का एक तबका, बुद्धिजीवी, कलाकार और लेखक आदि अमेरिकी वात्सल्य के प्रतिरोध के लिए आगे आएंगे। ये राज्येतर संस्थाएं विश्वव्यापी नेटवर्क बना सकती है, जिससे अमेरिकी नागरिक भी शामिल होंगे और अमेरिकी नागरिक शामिल होंगे और आओ मिलजुल कर करें। ये पहले कर लेते हैं। चरण 1, अमेरिका को प्रमाण मानकर विश्व के बड़े भू राजनीतिक क्षेत्र मध्य अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, भूतपूर्व सोवियत संघ और दक्षिण एशिया, पूर्व एशिया और ऑस्ट्रेलिया छात्रों को सौंपे। आप छात्रों को ऐसे भी सौंप सकते हैं जो शीत युद्ध के बाद सालों से युद्ध के क्षेत्र में रहे और अमेरिका शामिल रहा, जैसे अफगानिस्तान, इराक, इजराइल, फिलिपीन या कोसोवो, अथवा इस पाठ को पढ़ते समय जिस क्षेत्र में संघर्ष चल रहा है। हर क्षेत्र के लिए छात्रों का समूह बनाएं। प्रत्येक समूह में छात्रों की समान संख्या हो। प्रत्येक समूह अपने हिस्सों के युद्ध क्षेत्र में अमेरिका द्वारा निभाई गई भूमिका से जुड़े तथ्यों को संकलित करें। संकलन में जोर इस बात पर रहे कि इस क्षेत्र में अमेरिका के हितों क्या थे, उसने क्या कदम उठाए और क्षेत्र में अमेरिका को लेकर कैसा जनमत बना। छात्र उपलब्ध स्रोतों से चित्र, कार्टून भी जुटाकर प्रस्तुत करें। प्रत्येक समूह अपना संकलन कक्षा के सामने प्रस्तुत करे। अध्यापक के लिए तथ्यों के संकलन का इस्तेमाल बुनियादी जानकारी के रूप में करते हुए अध्यापक छात्रों को ध्यान अमेरिका द्वारा किए गए हस्तक्षेप पर केंद्रित करे और बताए कि अमेरिका जिन सिद्धांतों पर पैरोकारी करता है उनसे ये हस्तक्षेप मेल खाते हैं या नहीं। किस युद्ध क्षेत्र या इलाके का भविष्य अब से 20 साल तक बाद कैसा होगा। अमेरिकी वात्सल्य कितने दिनों तक कायम रहेगा। उस क्षेत्र में अमेरिका वात्सल्य को कौन से देश चुनौती दे सकते हैं। इन सवालों पर छात्रों को सोचने के लिए उत्साहित करें। साथ मिलकर अमेरिकी नीतियों का आलोचना तथा प्रतिरोध किया जा सकेगा। आपने यह जुमला सुना होगा कि अब हम विश्वग्राम में रहते हैं। इस विश्वग्राम में एक चौधरी हैं और हमें सभी उसके पड़ोसी हैं। यदि चौधरी का बर्ताव असहनीय हो जाए तो भी विश्वग्राम के चले जाने का विकल्प हमारे पास मौजूद नहीं, क्योंकि यही एकमात्र गांव है जिसे हम जानते हैं और रहने के लिए हमारे पास यही एक गांव है। ऐसे में प्रतिरोध ही एकमात्र विकल्प बचता है। ये सारी बातें इस रिया से भरी हुई हैं। अमेरिका वात्सल्य से हमें परेशानी क्या है? क्या यही कि हम अमेरिका में नहीं जन्मे या कोई और बात है? इतिहास हमें वात्सल्य के बारे में क्या सिखाता है? शांति संतुलन के तर्क को देखते हुए वात्सल्य की स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय मामलों में असामान्य परिघटनाएं हैं। इसका कारण बड़ा सीधा साधा है। विश्व सरकार जैसी कोई चीज नहीं होती और ऐसे में हर देश को अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करनी होती है। कभी कभी अत्यंत विपरीत परिस्थितियों में उसे यह भी सुनिश्चित करना होता है कि हम कम से कम उसका वजूद बचे रहें। इस कारण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति व्यवस्था में विभिन्न देश शक्ति संतुलन को लेकर बड़े सतर्क होते हैं और आमतौर पर वे किसी एक देश को इतना ताकतवर नहीं बनने देते कि वह बाकी देशों के लिए भयंकर खतरा बन जाए। ऊपर जिस शक्ति संतुलन की बात कही गई है उसे इतिहास से भी पुष्ट किया जा सकता है। चलन के मुताबिक हम 1648 को वह साल स्वीकार करते हैं जब संप्रभु राज्य विश्व राजनीति के प्रमुख किरदार बने। इसके बाद से 350 साल गुजर चुके हैं। इस दौरान सिर्फ 2 अवसर आए जब किसी एक देश ने अंतर्राष्ट्रीय फलक पर वही प्रबलता प्राप्त की जो आज अमेरिका को हासिल है। यूरोप की राजनीति के संदर्भ में 1660 से 1713 तक फ्रांस का दबदबा था और यह वात्सल्य का पहला उदाहरण है। ब्रिटेन का वात्सल्य और समुद्री व्यापार के बूते कायम हुआ। उसका साम्राज्य 1860 से 1910 तक बना रहा। यह वात्सल्य का दूसरा उदाहरण है। इतिहास
यह भी बताता है कि आश्चर्य अपने चरमोत्कर्ष के समय अजेय जान पड़ता है, लेकिन यह हमेशा के लिए कायम नहीं रहता। इसके ठीक विपरीत शक्ति संतुलन की राजनीति व आश्चर्यशील देशों की ताकत को आने वाले समय में कम कर देती है। 1660 में लुई 14 के शासनकाल में फ्रांस अपराजित था, लेकिन 1713 तक इंग्लैंड, हैज़नबर्ग, ऑस्ट्रिया और रूस फ्रांस की ताकत को चुनौती देने लगे। 1860 में विक्टोरियाई शासन का सूर्य अपने पूरे उत्कर्ष पर था और ब्रिटिश साम्राज्य हमेशा के लिए सुरक्षित लगता था। 1910 तक यह स्पष्ट हो गया कि जर्मनी, जापान और अमेरिका ब्रिटेन की ताकत को ललकारने के लिए उठ खड़े हुए हैं। इसी तरह अब से 20 साल बाद एक और महाशक्ति या कहें कि शक्तिशाली देशों का गठबंधन उठ खड़ा हो सकता है, क्योंकि तुलनात्मक रूप से देखें तो अमेरिका की ताकत कमजोर पड़ रही है। क्रिस्टोग्राफर लेन के लेख द यूनिपोलर इल्यूजन वाई न्यू ग्रेट पावर्स विल राइज पर आधारित है।